सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज तो क्या हम सुबह से काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। तो कल के एग्ज़ाम के लिए अभी हम 2 टॉपिक्स और करेंगे, जिसमें कि इतना तो मटेरियल या इतने टॉपिक्स आपके पास हो जाएंगे कि आप 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स या आपका सामाजिक आंदोलन। इस सामाजिक आंदोलन में हम देख सकते हैं कि आपके जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएंगे, और शायद आज के माइनर पॉलिटिकल साइंस वालों के क्वेश्चन पेपर में भी ये 2 क्वेश्चंस रहे हैं। पहला है आपका पर्यावरण आंदोलन या इन्वायरमेंटल मूवमेंट। और सेकंड है आपका महिला आंदोलन। विमेंस मूवमेंट। ठीक है, या पर्यावरणीय आंदोलन या आपका महिला आंदोलन। ठीक है, अगर सामाजिक आंदोलन में से ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट आंदोलन हैं, तो हो सकता है 2 पे अलग अलग शॉर्ट नोट आ जाए, या हो सकता है कंबाइंड करके एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट एक अलग क्वेश्चन आ जाए और महिला आंदोलन एक दूसरा अलग क्वेश्चन बन जाए। बट आज के जो एग्ज़ाम में इन दोनों को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए पहले हम इन्वायरमेंट आंदोलन को कर लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंट आंदोलन जो है, इसे न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो पहला था आपका जो इसको लिख लीजिए, न्यू सोशल मूवमेंट। ओके, नविक सामाजिक आंदोलन। कहाँ लिखूं मैं, या नविक नहीं, नवीन लिखिए आप, नवीन सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो आपको लग रहा है मैम क्या ओल्ड सामाजिक आंदोलन भी हुआ करते थे? हाँ, तो अगर हम ओल्ड सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, तो ये आर्थिक आधार पर आधारित थे, जिसमें कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इन पर फोकस किया जाता था। लेकिन अब रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर उठ के हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत अधिकारों की, समानता की, न्याय की, इवन कि हम पर्यावरण के अधिकारों की भी बात कर रहे हैं कि हम जो इकोनॉमी, जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, वो कैसे ला सकते हैं समाज में। ठीक, तो इसमें पहला आपका जो है आपका टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। ठीक, तो इन्वायरमेंट मूवमेंट में सबसे पहले जो बात की जाती है कि किस तरह से जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो देश थे जो किसी ना किसी
जो देश हैं उनके उपनिवेश रह चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही स्वतंत्रता मिली 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के पश्चात बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो स्वतंत्र होने लग गई। जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो देखा गया एक बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण ऐसा नहीं है कि जो अभी न्यू बॉर्न कंट्रीज़ आ रही थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फ्रांस, यूएसए, आपका रशिया, ये लोग पहले से ही इस पाथ पर चल रहे थे। लेकिन पूरा ब्लेम किस पर डाल दिया जाता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाने का, इन्वायरमेंट का डिक्लाइन में इस डेवलपिंग कंट्रीज़ का हाथ है। जो न्यू बॉर्न कंट्रीज़ हैं, जो एक समय पे किसी देश का उपनिवेश रही थी, ये सारा उन पर थोप दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप लंबे समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, औद्योगिकीकरण कर रहे हो, आपका डेवलपमेंट, आप डेवलप्ड हो चुके हो, आप ऑलरेडी फैला चुके हो पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट को डिग्रेड आप पहले ही कर चुके हो। तो यहाँ से देखा जाता है इन्वायरमेंट मूवमेंट में सबसे पहले एक जो फेमस बुक आती है 1962 में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप वैसे ही लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात किस तरह से चीज़ें शुरू हुई, और यहाँ पर बेसिकली फोकस किस पर किया गया है, फोकस किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर, ठीक। इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण। मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। इनकी बात की गई है। और फिर आपकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन में क्या करेंगे, आपकी 1962 में एक बुक आती है। किसके द्वारा लिखी गई है वो बुक, रेचल कार्सन द्वारा। रेचल कार्सन की बुक आती है, और रेचल कार्सन की उस बुक का नाम क्या है, द साइलेंट स्पीक। इससे इन्वायरमेंट का बाइबल भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। द साइलेंट स्प्रिंग ये बुक याद रखिएगा। और यहाँ पे इसे किसका बाइबल है, ये पर्यावरण बाइबल, इसको पर्यावरण बाइबल, पर्यावरण का बाइबल भी बोला गया। आपको ऐसे ही टाइमलाइन याद करनी है। आप शॉर्ट नोट है या लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 1962 की इस बुक में क्या बात की गई, इसमें पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसके ऊपर एक इशू उठाया गया ग्लोबल लेवल पर, और ग्लोबल लेवल पर इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। पर्यावरण को पहली बात तो क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो आप दो देशों के संबंधों को बनाएंगे या वॉर को बनाएंगे, आप कुछ भी मुद्दा बना सकते हो। लेकिन पहली बार इंसान से हटकर पर्यावरण को ध्यान में रखा गया, उसको मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुद्दा इन्वायरमेंट को बनाया गया। तो इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इसमें आपका पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति की बात की गई। ग्लोबल इशू किसे बनाया, या ग्लोबल वैश्विक मुद्दा किसे बनाया गया, वैश्विक मुद्दा बनाया गया इन्वायरमेंट को। क्या बात रखी गई भाई
कि जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्षति पहुंची है। हाँ, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, डिक्लाइन हो रहा है। अब इसके इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे इन जो रेचल कार्सन है, उन्होंने कहा अब बैक टू द नेचर चलेंगे भाई। बैक टू द नेचर में हम क्या देखेंगे, जो पेस्टिसाइड हैं, जो कीटनाशक हैं, जो फसलों पे डाले जाते हैं उनको बचाने के लिए, इससे भी एक क्या है, बहुत बड़ा मानव जाति को और तथा जो प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, उनको नुकसान हो रहा है, राइट। तो ये सारे मुद्दे 1962 में रेचल कार्सन द्वारा द साइलेंट स्प्रिंग में उठाई गई। एक बार आप इसकी पिक्चर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस इन्वायरमेंट में नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट है 1972। 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी 1972 में हुई थी। यहाँ पर बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आप बोल सकते हैं इसे सतत विकास। ठीक है, तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको विकास करना है तो आप फ्यूचर जनरेशन, आज जो वर्तमान में हैं लोग, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए फ्यूचर जनरेशन का, आने वाले भविष्य का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आज ही इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आज जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हुए आपको फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर हम किस तरह से देख सकते हैं इसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहली बात तो जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको लेकर ही चलेंगे। आर्थिक विकास नहीं रोक देंगे कि हमको एनवायरनमेंट को बचाना है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना छोड़ दें हम, वो चलेगा। अभी जो कंटेम्प्रेरी समय है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके जो एसटी हैं, एससी हैं, पुअर है, वीमेन है, इन्वायरमेंट है, राइट, जो भी सामाजिक ग्रुप है, लगा लो आप, जो भी सामाजिक ग्रुप हैं इसका भी ध्यान रखना है। एंड फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपको इस पर भी फोकस करना है। तो ये एक साथ एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर जस्टिस को भी देखना है। तो इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो कैसे होगा, आर्थिक विकास अगर हम करेंगे, फैक्ट्री से धुआं छोड़ेंगे, रिवर में केमिकल डालेंगे, तो इन्वायरमेंट को तो क्षति होगी ही, लेकिन अब इसको बचाया कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे 1972 में 1972 में क्या हुआ,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, ये कब बना है? 1972 में। इसका पूरा फोकस था कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर ध्यान देना या पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जब आप आर्थिक विकास कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि जो भी डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इस तरह से एक बजट बनाएंगी ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर वो पैसा लगाया जा सके। और ये नसीहत, ये निर्देश यूनाइटेड नेशन ने अपनी मेंबर कंट्रीज़ को दिया कि आप अपनी कंट्रीज़ में क्या करेंगे, जो कुछ परसेंटेज है, जो भी विकास कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है जिससे कि इन्वायरमेंट को, रिवर को कम से कम डैमेज हो। जैसे आप केमिकल छोड़ रहे हो तो फिल्टर करके छोड़ो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, राइट। तो इससे क्या है, आप अपना आर्थिक विकास तो कर ही रहे हैं, आप आगे बढ़ रहा है जो भी देश बढ़ना चाह रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पे आपका आएगा इन्वायरमेंट भी। ठीक है, इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुँचना चाहिए। और आप जो भी विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर ऐसा ना हो कि आप इन लोगों के अधिकारों का हनन करें। तो देखते हो, हाँ, इन लोगों के अधिकारों का हनन कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट जो हैं उनको रातों रात उजाड़ दिया जाता है, जो ट्राइब्स हैं उनका विस्थापन कर दिया जाता है। तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड आपके जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, इनके हितों का भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात और बोली गई कि जो भी सरकार ने ये एक और निर्देश दिया, सारी जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, कि भाई आप कुछ परसेंटेज जो है वो किस पर खर्च करेंगे, वो ऐसे डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि पिछड़ा वर्ग है, उनके हित में लगाएंगे। जितना आप कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज आप इनके हितों पर भी लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कि फ़ोटो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 1973। अब 1973 में क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट कहाँ होता है आपका? उत्तराखंड में स्टार्ट होता है। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में शुरू होता है और इसके जो लीडर्स रहे हैं, इनके लीडर्स में पहले थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरी थी गौरा देवी। तीसरे हैं आपके चांदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये आप इस मूवमेंट के लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे। अब इस चिपको मूवमेंट में हुआ क्या? इस चिपको मूवमेंट को इको फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। इको फेमिनिस्ट, अगर आपको चिपको मूवमेंट आ जाए या इको फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात की जाए, इको फेमिनिस्ट, ठीक है, अगर
ये भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको इको मतलब पर्यावरण, फेमिनिस्ट मतलब नारीवाद, तो इन दोनों के मिश्रण से कौन सा आंदोलन बनता है? इको फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट भी जो कि उत्तराखंड में चला, वो एक तरह से इको फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे था? तो देखा जाए जो भी जंगल थे, जो उनको डिफॉरेस्टेशन करने के लिए, उनको काटने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ उत्तराखंड के जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अब जो महिलाएं हैं, हाँ, वो जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई थी। तो महिलाओं को लगा कि भाई इस तरह से अगर ये पूरे जंगलों को उजाड़ देंगे तो प्रकृति का तो विनाश ये कर ही रहे हैं। एक तरह से जो महिलाएं जड़ी बूटियों पर निर्भर थी, जैसे आदिवासी महिलाएं हैं, वो उनका लाइवलीहुड क्या था? वो जड़ी बूटियों को सेल करके ही अपना जीवन यापन करती थी। तो उन्होंने तो यहाँ पर देखा गया कि जो महिलाएं थी वो जाके पेड़ को हग करने लग गई, और अगर कोई भी पेड़ को काटने आता था तो वो पेड़ को हग करके खड़ी हो जाती थी कि भाई हम जंगल को उजड़ने नहीं देंगे, ट्रीज़ को कटने नहीं देंगे। तो इस तरह से इसको चिपको मूवमेंट बोला गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसी का एक और वर्जन आता है जो कि है आपका एपिको मूवमेंट। अभी पिक्चर ले लीजिए आप। चलिए मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ जो आपका नेक्स्ट मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट 1973 के बाद। यहाँ लिख देते हैं एपिको मूवमेंट। ये आपका चला था कर्नाटका में। सेम ये जो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट से प्रेरित होकर चलाया गया था, और इसको चलाया था पांडुरंग हेडगे ने। पांडुरंग हेडगे ने चलाया था। और इसमें वही अगेन यही बात की गई थी कि जो भी फॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ भी लोग पेड़ों से चिपककर उनका संरक्षण करने लगे। राइट, आप ले लीजिए इसका फोटो।